नमस्कार साथियों, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है और ये पेपर बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। आप देख सकते हैं 13 दिसंबर 2025 बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। 13/12/2025 समय इसका 2 घंटा होता है। 35% LDC कोटे का ये पेपर है और BVP डिवीजन का है। जो मार्क्स हैं हैंड रेड हैं। समय 2 घंटे हैं। लेवल 6 का पेपर है ये और वेलफेयर इंस्पेक्टर है जो आपके लेवल 6 में आते हैं और ग्रेड पे में बात करें तो 4200 ग्रेड पे में आते हैं। 4200 ग्रेड पे में आते हैं और लेवल 6 की जो बेसिक होती है वो बेसिक होती है 35,400 रुपये। 35,400 रुपये बेसिक होती है। 10% इसमें राजभाषा के क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 110 है। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है, 1 अंक का है। आपको मैक्सिमम 100 करने हैं। अगर आप 100 से ज्यादा करते हैं तो जो कंप्यूटर महोदय है वो शुरू के 100% तक ही जांच करेगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है तो 1/1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो आपको जितने आए उतने ही करने हैं। 100 क्वेश्चन से ऊपर आप नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। 10% आपको पेपर में छोड़ने ही पड़ते हैं। तो 10% आप वो छोड़ सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं या जो जिनमें आपको डाउट है वो आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, वेयर इज द ऑफिस ऑफ द रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। ये जो RRT है और एक होता है RCT। ये RRT की फुल फॉर्म होती है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। ये आपके कहाँ स्थित है? ये आपके चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। और एक होती है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। ये आपके कहाँ है? ये आपके न्यू दिल्ली में है। ये आपके कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो दोनों यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, केट का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर परीक्षाओं में धूम मचा रहा है ये प्रश्न। एक प्रश्न इसका केट का पक्का होता है। केट की जो फुल फॉर्म होती है, C से होता है सेंट्रल, E से होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, और T से होता है आपका ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1985 को। ये अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1985 को ये अस्तित्व में आया था। वर्तमान में ऑल इंडिया में इसकी जो पीठ है 19 है, 19 है, ध्यान रखिएगा। 19 है करंट में। वर्तमान में बात करें तो हम प्रधान पीठ इसकी न्यू दिल्ली है। प्रधान पीठ इसकी न्यू दिल्ली है और इसके जो प्रशासनिक सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। उनकी जो सेवानिवृत्ति की सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति आयु है, प्रशासनिक सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु वो 62 वर्ष होती है। और इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। यदि कोई विवाद है आपके और विवाद को आप कैट में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए 1 साल का समय आपको मिलता है। विवाद की तारीख से 1 साल तक आप उसको कैट में ले जा सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है। पूछा जाता है कि समय सीमा क्या है, तो आपका जो वर्तमान डेट है विवाद की, उस तारीख से 1 साल तक आप इसको कैट में आप ले जाते हैं। कैट का निर्माण क्यों किया गया? कैट का निर्माण इसलिए किया गया था कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके जो प्रशासन से मुद्दे हैं, सीनियरिटी का हो, प्रमोशन का हो या किसी प्रकार का आपको विवाद है, तो अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनता है तो विवाद की तारीख से 1 साल तक आप कैट में जा सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रारंभिक फीस रखी गई थी वो 50 रुपये रखी गई थी। ये 50 रुपये भी पूछा जाता है इसलिए बताया है। तो कैट में आप जा सकते हैं। हाँ, कैट में यदि आपका डिसीजन आपके विरुद्ध आता है तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और एक इसमें विशेष अनुमति का याचिका लगाने की आपको जो होती है SLP, विशेष स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अवकाश, वो जो स्पेशल लीव पिटीशन जो होती है, इसके लिए आप कैट से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यहाँ हाई कोर्ट का कोई वो नहीं रहता है। ये पूछा जाता है प्रश्न, उसमें हाई कोर्ट भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो आप यहाँ ये कैट से संबंधित ध्यान रखें। तो कैट से संबंधित लगभग यही प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने करीब आपको सब क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ZRTI का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स फॉर, यानी ZRTI का मतलब क्या है? फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है। तो Z से आपका जोनल हो जाएगा, R से रेलवे हो जाएगा, T से ट्रेनिंग हो जाएगा, I से आपका इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो ये जो फुल फॉर्म बनेगी आपकी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगी, क्षेत्रीय रेलवे
प्रशिक्षण संस्थान। तो जो ऑप्शन ए है यही आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यूडीआईपी की। ये यूडीआईपी जो स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है यूडीआईपी का। तो यूडीआईपी का जो ऑप्शन है वो देखते हैं, यूनिफाइड, और डी से डिजिटल, आई से इंटरफेस, और फॉर प्रमोशन, फॉर बीच में फोर आ जाता है, यानी कि यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन, ये इसका फुल फॉर्म है यूडीआईपी का। तो जो ये आपका ऑप्शन ए है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ मेनी परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी इज मैंडेटरी। यौन उत्पीड़न समिति में महिलाओं का भागीदारी कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो ये 50% होना चाहिए, ये 50% होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है यही आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट बैठता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आरडीएसओ इज लोकेटेड। देखिए आरडीएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये आपके लखनऊ में है। ये आपके कहाँ है? लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ है? लखनऊ आपका यूपी में है। लखनऊ आपका यूपी में है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, और यूपी कहाँ है? यूपी इंडिया में है। यूपी इंडिया में है। तो यहाँ पे यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है, और ये यूपी के लखनऊ में है। और इसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इतना सा आपको यहाँ ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे अपन डी ले लेंगे, डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ एनसीआर का मुख्यालय पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न में, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीआर, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, जो कि प्रयागराज है। अब यहाँ प्रयागराज किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, प्रयागराज यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो प्रयागराज का पूर्व नाम था इलाहाबाद, इसी ऑप्शन को अपन चुनेंगे। तो यहाँ पे ए आंसर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि प्रयागराज से पहले इलाहाबाद इलाहाबाद जाना जाता था। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो मुख्यालय था वो इलाहाबाद था। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इलाहाबाद ऑप्शन ए ले लेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम क्या है? मैंने बोल दिया है, तो आप बड़ी आसानी से इसको चुन सकते हैं ऑप्शन में। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आर से रिसर्च हो जाएगा, डी से डिजाइन हो जाएगा, एंड बीच में आता है, देखो साथियों, एंड, फॉर, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे एस से स्टैंडर्ड हो जाएगा और ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फॉर है, एंड है, इन है, इनका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे ऑफ भी आ जाता है, एंड भी आ जाता है, इन भी आ जाता है, फॉर भी आ जाता है। जो अपन फुल फॉर्म करते हैं उनमें ऑफ हुआ, एंड हुआ, इन हुआ। इन कैसे आ जाता है? जैसे प्रेम में आता है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। तो इन भी आ जाता है, ऑफ भी आ जाता है, एंड आता है, फॉर इनका है, तो इनका विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ क्या है? ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद पूछ रहा है पश्चिमी रेलवे में कितने डिवीजन है, यानी WR में कितने डिवीजन है? हाउ मेनी डिवीजन आर इन द वेस्टर्न रेलवे? WR और CR, WR और CR। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी आपका मुंबई है, और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी आपका मुंबई है। यहाँ पूछा क्या गया है? डिवीजन पूछे गए हैं। तो पश्चिमी रेलवे में कितने डिवीजन है? तो WR के अंतर्गत टोटल 6 डिवीजन है। WR में कितने डिवीजन है? 6 डिवीजन है। 6 डिवीजन आपके कौन कौन से हैं? एक आपका मुंबई सेंट्रल हो गया, मुंबई सेंट्रल हो गया। दूसरा आपका बड़ोदरा हो गया। तीसरा आपका रतलाम हो गया। चौथा आपका राजकोट हो गया। पांचवा आपका भावनगर हो गया, और छठा आपका अहमदाबाद हो गया। तो ये 6 डिवीजन आपके इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन जो बी है, ये बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है। द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे इज, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय है। तो देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर है। पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर है। पूरी किसी भी जो है किसी भी रेलवे का मुख्यालय नहीं है। तो ये तो वैसे ही हो जाता है, कटक भी नहीं है, भोपाल भी नहीं है। तो ये तो तीनों जो आंसर दिए हुए हैं वो तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर बनता है वो भुवनेश्वर बनता है। वैसे इसी में भी यहाँ देखा जाए प्रश्न में, हम यहाँ बात करेंगे
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज। यहाँ दक्षिणी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज यानी दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पहुंचा गया है। तो यहाँ पे SECR यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, जो कि आपके बिलासपुर में है। यहाँ WCR का आपके जबलपुर हो जाएगा। WCR का मुख्यालय आपका जबलपुर हो जाएगा और SECR का मुख्यालय आपके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा। मुख्यालयों से भी प्रश्न यहाँ आते हैं। तो हेडक्वार्टर हैं जो आप रट्टा मार डालिए, जो 18 हेडक्वार्टर्स हैं उनके आप रट्टा मार डालिए। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बिलासपुर है। इंदौर और भोपाल का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, जबलपुर आपका WCR का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1-2 है, DO स्टैंड्स फॉर विच इज बीइंग यूज्ड इन द कॉरेस्पॉन्डेंस। देखिए ये DO प्रश्न आजकल खूब धूम मचा रहा है, और ये आज से नहीं, ये शुरू से ही धूम मचा रहा है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आपका 14 सितंबर है, जो हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न धूम मचाता है शुरू से ही अब तक, आज भी इसको पूछा जा रहा है इस प्रश्न को। और वैसे ही आपका केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो भी पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ये DO है तो डेमी ऑफिशियल, इसका अर्थ पूछा जाता है डेमी ऑफिशियल। ऑप्शन जो C में है, फुल फॉर्म इसका DO का डेमी O से ऑफिशियल। तो ये प्रश्न बहुत ही धूम मचा रहा है, और ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए पेपर में। तो यहाँ C आंसर आपका ले लेंगे। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGIS। आजकल इसकी फुल फॉर्म भी खूब पूछी जा रही है हर पेपर में, तो इसका अच्छी तरह से आप ध्यान दे लें, लिख लें CGIS। तो यहाँ C से आपका सेंट्रल हो जाएगा, G से आपका गवर्नमेंट हो जाएगा, E से आपका एम्प्लॉइज हो जाएगा, और G से आपका ग्रुप हो जाएगा। यानी कि C से आपका सेंट्रल, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, यहाँ G के बाद ग्रुप होना चाहिए, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं इंश्योरेंस आता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट था, यहाँ पे सिस्टम है। तो इनमें से हम देखें, इस हिसाब से देखें तो ये सारी यहाँ पर गलत है। यानी कि इसका जो होता है सेंट्रल, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। तो यहाँ पे जो अपन पहला लेंगे, यहाँ पे ग्रुप नहीं आया है तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं है, इंक्रीमेंट है, तो ये भी कट हो जाएगा। और यहाँ पे जो S का है वो स्कीम होता है, तो यहाँ पे स्कीम, इसमें सिस्टम दिया हुआ है, तो ये भी होता है। इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन जो D है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन D है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1-4 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IREC। देखिए यहाँ दो होते हैं, एक होता है आपका IREC होता है, एक होता है आपका RIEM। ये होता है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, और ये होता है आपका इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। तो यहाँ जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका I से इंडियन, R से रेलवे, और E से आपका एस्टेब्लिशमेंट, और C4 आपका कोड। तो जो राइट आंसर बनेगा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड बनेगा। तो ये जो आंसर है B ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरा भी आप ध्यान रखें, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट M से मैनुअल हो जाएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई सालों से धूम मचा रहा है। इसमें पूछा जाता है कि किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है। तो जो रेलवे की A, B, C श्रेणियां हैं, D, इनमें आजकल ये D को हटा दिया गया है, सबको C में ले लिया गया है। तो यहाँ श्रेणियां जो बची है, ये ग्रुप A और B की श्रेणी है, ये ग्रुप A और B की श्रेणी है, और ये C आपके जो कर्मचारियों की है। तो यहाँ A और B में जो ऑफिसर भर्ती की जाती है, तो किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है, तो ये जो ग्रुप B है, इसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है।
इसका ध्यान रखिए, रट्टा मार लीजिए, प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ जो ए है ये ले लेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ और सीआरबी, ये एक ही है, ये एक ही है, सीईओ और सीआरबी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये दोनों एक ही हैं और वर्तमान में सतीश कुमार जी हैं। वर्तमान में कौन है, सतीश कुमार जी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती का परसेंटेज कितना है, तो स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती का परसेंटेज 100% है, 100% है। और इसको जो सीधी भर्ती का जो परसेंटेज है वो 100% है। और जो नर्सिंग भत्ता वर्तमान में मिल रहा है वो 9,000 रुपए मिल रहा है। नर्सिंग भत्ता कितना मिल रहा है, 9,000 रुपए मिल रहा है। पहले कितना था, ये पहले 7200 रुपए था, पहले 7200 था। अब क्या हुआ, 1/1/2024 के बाद क्या हुआ, 1/1/2024 के बाद इन भत्तों में, सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई। तो 25% की बढ़ोतरी कर दी गई, तो वर्तमान में ये कितना हो गया, 9,000। ये भी यहाँ ध्यान रखें। तो आंसर क्या ले लेंगे, 100%। स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती का परसेंटेज कितना है, तो 100% है। ऑप्शन जो ए है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न 18, व्हाट इज एज रिलेक्शन टू ओबीसी कैंडिडेट इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हाँ, देखिए, सेंटर जो भारत सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं, जो सेंटर की भर्तियां, सेंटर सर्विसेज हैं, भारत सरकार की नौकरियां हैं, उनमें एसटी का जो रिजर्वेशन है 7.5% है, और एससी का जो है वो 15% है, और ओबीसी का है वो 27% है, ओबीसी का है वो 27% है। ये आपका एसटी हो गया, और ये आपका एससी हो गया, और ये आपका ओबीसी हो गया, ये आपका ओबीसी हो गया। ये तो यहाँ तक तो थी रिजर्वेशन की बात डायरेक्ट भर्ती में, डायरेक्ट भर्ती में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट भर्ती में। अब यहाँ पूछ रहा है कि डायरेक्ट भर्ती में ओबीसी उम्मीदवारों को आयु में छूट क्या है, तो ओबीसी उम्मीदवारों को आयु में छूट 10 साल की है। कितनी है, 10 ईयर्स, 10 साल की है। एसटी एससी को 5 साल की है, एसटी एससी को 5 साल की है। और जो आपका विकलांग कोटा है, PWD ये जो आपका है PWD ये है, इसमें आयु की छूट आपकी, विकलांग व्यक्ति को आयु में आपकी छूट, सॉरी ये माफ करना चाहती हूँ, ये जो 10 ईयर बताया है ये मैंने गलत बताया है। ओबीसी को 3 साल की छूट है। ओबीसी को कितनी है, 3 ईयर्स, 3 साल की छूट है। और एसटी एससी को 5 साल की छूट है। और जो विकलांग है उसको 10 साल की छुट्टी है, छूट है। विकलांग को कितनी है, विकलांग को 10 साल की छूट है, विकलांग को 10 साल की छूट है। और एसटी एससी को 5 साल की छूट है, और ओबीसी को 3 साल की छूट है। लेकिन अगर विकलांग है और एसटी एससी है तो उसका 10 और 5 15 हो जाएगा, और ओबीसी है और विकलांग है तो उसको 13 साल का हो जाएगा। ये भी यहाँ ध्यान रखें। विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 साल की छूट है, एसटी एससी के लिए 5 साल की है, और ओबीसी के लिए 3 साल की है। किसमें है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, सीधी भर्ती में। तो यहाँ पे आंसर क्या लेंगे, यहाँ पे ओबीसी उम्मीदवारों को आयु में छूट है, तो ओबीसी उम्मीदवारों के लिए यहाँ आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आएगा। और ये 5 साल है जो एसटी एससी का है, ये 5 साल एसटी एससी का। अगर यदि यहाँ विकलांग व्यक्ति का पूछता तो विकलांग व्यक्ति का आपका 10 वर्ष हो जाता, विकलांग व्यक्ति का 10 वर्ष हो जाता, विकलांग व्यक्ति के लिए 10 साल है। चलिए हम बात बढ़ते हैं 19, क्वेश्चन जो 19 है, हु इज द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी फॉर लेवल 1। लेवल 1 के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, लेवल 1 के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन, तो ये जूनियर स्केल ऑफिसर होता है, जूनियर स्केल ऑफिसर। ऑप्शन जो ए है यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज कंपोनेंट अथॉरिटी टू रीअपॉइंटमेंट ए रेलवे सर्वेंट आफ्टर रेजिग्नेशन ग्रुप सी कैटेगरी, यानी त्याग पत्र के पश्चात रेलवे कर्मचारी को पुनः ग्रुप सी में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, तो ये आपके डिवीजन रेल मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक यानी डीआरएम साहब हैं, डीआरएम साहब हैं। ग्रुप सी में यदि कोई त्याग पत्र दे देता है तो पुनः नियुक्ति पे लेने के लिए उसके जो पावर दी गई है वो डीआरएम साहब को दी गई है। तो ऑप्शन जो बी है यही आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज फिल्ड अप फ्रॉम
इंटाइटल्स ग्रेड लेवल 1 ऑन ट्रांसफर फ्रॉम ट्रैक मेंटेनर खलासी टू वर्कशॉप अगेंस्ट इंटैक्ट, यानी ट्रैक मेंटेनर खलासी से वर्कशॉप में स्थान पर प्रारंभिक ग्रेड स्तर फर्स्ट से भरे गए इंटैक्ट रिक्तियों का प्रतिशत क्या है, तो ये 10% है, ये 10% है, जो कि आपके ऑप्शन ए में बैठा हुआ है, तो ए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 है, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट इन ग्रुप डी कैटेगरी, ग्रेड डी श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो जो ये ग्रुप डी कैटेगरी है इसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, इसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, न्यूनतम योग्यता कितनी है, 10वीं पास है, 10वीं पास आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ मच परसेंटेज रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूबीडी कोटा इन प्रमोशन, यहाँ पदोन्नति में पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए यानी कि विकलांग के लिए, दिव्यांगजन होते हैं, विकलांग होते हैं, उनके लिए कितना प्रतिशत है, तो ये 4% है, वर्तमान में 4% है। और पदोन्नति के लिए पूछा गया है, पदोन्नति में ये आरबी 74/2022 पदोन्नति में जो रिजर्वेशन है वो विकलांग के लिए, दिव्यांगजन के लिए 4% है, और ये जो आरबी लेटर आप देख सकते हैं 74/2022 यानी लेटेस्ट 2022 से ये व्यवस्था लागू है। पदोन्नति में जो रिजर्वेशन है वो 4% है। चलिए उसके बाद यहाँ बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एप्लीकेबल टू, यानी शक्ति आरक्षण लागू है। देखो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, यानी विकलांग के लिए है, दिव्यांगजन के लिए है, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी ऑप्शन डी में है, तो डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस अंक 200 पदों पर आधारित रोस्टर में किस संख्या पर आएगा, तो वो आएगा आपके 110 यानी कि 11वें अंक पे आएगा, तो यानी जो ऑप्शन जो बी है वो 11वीं, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका यहाँ करेक्ट होगा। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, और ये 1 फरवरी 2019 से लागू है, 1 फरवरी 2019 से लागू है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट भर्ती है, उनमें लागू है, और इसका जो कोटा है ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो भर्तियों में 10% है, यानी आर्थिक आधार पर, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। कोटा इसका 10% है। 1 फरवरी 2019 से ये भारत सरकार और राज्य सरकारी जितनी भी वैकेंसी आती है डायरेक्ट कोटे की, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 10% रिजर्वेशन है। पात्रता की शर्तें क्या है, पात्रता यह है कि जिसकी आय सालाना 8 लाख रुपए से कम है वो इसके पात्र हैं, और यदि किसान है तो 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, अगर किसान है तो 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पूछा क्या गया था कि 200 पदों पर आधारित रोस्टर में किस संख्या पर आता है, तो वो 11वें पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज स्टिपुलेटेड इन द आर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की धारा में उचित अवसरों की अवधारणा निर्धारित की गई है। तो जो उचित अवसरों की जो अवधारणा है वो आर्टिकल 311 में है, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ आपका राइट हो जाता है। 27 है CIRM का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ CIRM, तो यहाँ पे जो रिलेशन मशीनरी है वो CIRM से संबंधित है, यानी हम C से सेंट्रल लेंगे और I से इंडस्ट्री लेंगे और R से रिलेशन लेंगे और M से अपन मशीनरी लेंगे, तो केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी। वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है, तो औद्योगिक संबंध से संबंधित पर्सन है ये, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, तो ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। रेलवे बोर्ड के गठन के बारे में पूछ रहा है, व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, तो रेलवे बोर्ड का जो गठन है 1905 में हुआ था। उस समय जो ब्रिटिश सरकार का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, उसके समय में ये रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में, तो सी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे, 1905 1905 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 29 की, ऑन विच कमिटीज रिपोर्ट वाज द रेलवे बोर्ड वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी किस समिति की रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, तो ये जो सर थॉमस रॉबर्टसन समिति थी,
इसकी रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ आपका राइट हो जाता है। 30 है, इन केस ऑफ डेथ आफ्टर सुपरएनुएशन इज सीजीए गारंटीड। सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की स्थिति में क्या सीजीए प्रदान किया जाता है? देखिए, अनुकंपा पर जो नियुक्ति दी जाती है वो रेलवे कर्मचारी के डेथ पर दी जाती है। तो यानी प्रेजेंट स्थिति में जब वो रेलवे में कार्य कर रहे होता है तो ड्यूटी के दौरान या जो सेवा में रहते हुए जब मृत्यु होती है तब उसके आश्रित को, बीवी को या बच्चे को या बिटिया को, जो भी उसका आश्रित है, उस कंडीशन में रेल सेवा में रहते हुए यदि डेथ होती है रेल सेवा के समय में, तो वो उस स्थिति में ये लागू होता है सीजीए। लेकिन यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद की बात कर रहा है तो ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ राइट आंसर बनेगा, यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सीजीए लागू नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ हम ए ले लेंगे, जो ऑप्शन ए है वही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 31 की है, व्हाट इज द यूनिट एनुअल कोटा ऑफ डिवीजन फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 2 अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड। स्काउट और गाइड के लिए 2 पर डिवीजन है ये, यानी कि स्काउट एंड गाइड के विरुद्ध लेवल 2 में भर्ती के लिए डिवीजन का यूनिक वार्षिक कोटा है। यानी लेवल 2 की जो बेसिक होती है वो होती है 19,900 रुपए। तो लेवल 2 के लिए बात करेगा तो 2 डिवीजन के लिए 2 आ जाएगा, यानी 2 पर डिवीजन, यानी 2 प्रति डिवीजन। ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 32 है, हु इज कंपोनेंट अथॉरिटी टू अप्रूव सीजीए इन द मिनिस्ट्रियल कैडर। मंत्री स्तरीय संवर्ग में सीजीए को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। तो ये जो मंत्री स्तरीय संवर्ग है यानी कि मिनिस्ट्रियल कैडर है, मिनिस्ट्रियल कैडर में आपके जीएम सर होते हैं। मिनिस्टर कैडर के लिए सीजीए के लिए जीएम सर होते हैं। सीजीए इसके लिए आपके जीएम सर होते हैं। जीएम सर आपके ऑप्शन 2 में बैठे हुए हैं, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ मच मार्क्स इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन सीजीए फॉर ग्रुप सी कैटेगरी इन डब्ल्यूआर वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे में सीजीए अपॉइंटमेंट के लिए, सीजीए नियुक्ति के लिए जो परीक्षा में अंक निर्धारित किए गए हैं वो कितने हैं? तो वो 50% है। 50% अंक की स्थिति में आपको 50% अंक लाने पड़ते हैं, जब जाके आप सीजीए के पात्र होते हैं। ये कहां पर है? ये वेस्टर्न रेलवे के लिए पूछा गया था। तो वेस्टर्न रेलवे में 50% है सीजीए नियुक्ति के लिए, यानी सीजीए ग्राउंड पर। तो यहाँ पर सीजीए है उसके लिए 50% हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 34 की, जो ग्रुप ए है श्रेणी में। यहाँ रेलवे में ग्रुप ए और बी है। जो ग्रुप ए और बी है उसमें बी के अंतर्गत सीधी भर्ती में भर्ती नहीं होती है। इसका जो कोटा है वो 0% है, यानी कि सीधी भर्ती ग्रुप बी में नहीं की जाती है, केवल ए में की जाती है सीधी भर्ती। उसमें इसका जो प्रतिशत है वो 50% है। ग्रुप ए का जो प्रतिशत है वो 50% है। तो 50% ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बी की बात करेंगे तो बी का 0% है, यानी सीधी भर्ती बी ग्रुप में नहीं होती है। और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, इसी पेपर में भी पूछा गया है। उसके बाद 35 की बात करेंगे, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक आधार पर आपका ट्रांसफर होता है। प्रशासनिक आधार पर आपका जो ट्रांसफर होता है उसके लिए न्यूनतम सेवा क्या है? तो उसके लिए न्यूनतम सेवा की कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि नो लिमिट या 0% आप कह सकते हैं। नो लिमिट यहाँ आ जाएगा, कोई सीमा नहीं है। नो लिमिट यहाँ आ जाएगा, कोई सीमित नहीं है। प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आपका कभी भी किया जा सकता है। प्रशासनिक आधार पर जो ट्रांसफर होता है वो कभी भी किया जा सकता है। उसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता या न्यूनतम सीमा उसके लिए नहीं है। नो लिमिट आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक आधार पर जो आपका नियंत्रण होता है, जो ट्रांसफर होता है वो 1000 किलोमीटर तक और आपको 10 दिन का छुट्टी दिया जाता है। और 1000 से 2000 के बीच होता है, ये 1000 से 2000 के बीच होता है तो 12 दिन का छुट्टी दिया जाता है। और यदि ये 2000 से अबव है, 2000 से अबव है, आप बस या ट्रेन से जाते हैं तो ये आपके 1000 किलोमीटर तक 10 दिन का है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये 12 दिन का है और 2000 से अबव ये 15 दिन का है। लेकिन यदि आप हवाई मार्ग से जाते हैं तो हवाई मार्ग के लिए 12 दिन है। हवाई मार्ग से आप यात्रा करते हैं तो फिर ये आंसर 12 दिन आ जाएगा। और इसमें जो अगर आप छुट्टियां बचा लेते हैं, जो टाइम आपको दिया जाता है प्रशासनिक आधार पर, जैसे मान लीजिए इनमें से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में से आप मान लीजिए हवाई जहाज से गए, एक ही दिन में पहुंच गए, तो दूसरे दिन जाके आपने ज्वाइन कर ली। तो मान लीजिए जैसे 12 दिन मिले तो 12 में से एक आपका काउंट हो जाएगा और 11 आपका एलएपी में क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ भी यही स्थिति है, जो 10 दिन का मिलता है उसमें से जो बचता है एलएपी में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ प्रशासनिक आधार पे पूछा गया था तो कोई सीमा नहीं है। हाँ, कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि ये
ऑन रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफर पर न्यूनतम सेवा क्या होनी चाहिए, यानी कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर पर न्यूनतम सेवा क्या होनी चाहिए, ये मुझे आप कमेंट्स में बताएं। न्यूनतम सेवा के लिए यहाँ कोई सीमा नहीं थी, तो ये चीज मैंने आपके लिए छोड़ी है, कमेंट्स में बताएं और कमेंट्स में ही आपका क्लियर किया जाएगा। चलिए 37 है, लेवल 6 के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है, तो जो जेईजी ऑफिसर है, जेईजी यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो है, कनिष्ठ प्रशासनिक जो जेईजी में आते हैं वो लेवल 6 के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, लेवल 6 के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। नियुक्ति प्राधिकारी जो जेईजी हैं वो लेवल 6 के लिए हैं। लेवल 6 की जो बेसिक होती है वो 35,400 रुपए होती है। आपका जेई, वेलफेयर इंस्पेक्टर, एएसएम, काफी पोस्ट हैं जो लेवल 6 में आते हैं। हम बात करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 37 का, ईडब्ल्यूएस का प्रश्न है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस दिनांक से प्रभावी है, तो जो पूछे जाते हैं ईडब्ल्यूएस से संबंधित वो मैं बता देता हूँ। 4 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। इसमें 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनमें 10% कोटा होता है, 10% रिजर्वेशन होता है। पात्रता की शर्तों में इसमें क्या होना चाहिए कि आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 लाख रुपए से, और किसान है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। और ये लागू कब से है, ये 1 फरवरी 2019 से लागू है, 1 फरवरी 2019 से लागू है। तो इसमें यही पूछा था, तो 1 फरवरी 2019 आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए आपका यहाँ राइट हो जाता है। उसके बाद पूछा गया कि सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो आरक्षण 10% है, मैंने यहाँ बता दिया, तो 10% आपका ऑप्शन ए में है, तो ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 है, रेलवे में लोको पायलट के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी क्या है, व्हाट इज मेडिकल कैटेगरी प्रिस्क्राइब फॉर लोको पायलट इन रेलवे। लोको पायलट के लिए A1 है, लोको पायलट के लिए A1 है, C1 वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए है, और B1 मैट्रन के लिए है, B1 मैट्रन के लिए है, B1 मैट्रन के लिए है, C1 वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए है, A1 आपके लोको पायलट के लिए है। ये तीनों पूछे जाते हैं, इसलिए तीनों का मैंने बता दिया है। आंसर क्या लेंगे, A1 लेंगे लोको पायलट के लिए। प्रश्न नंबर 40 बोल रहा है, व्हाट इज मेडिकल क्लासिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन रेलवे। रेलवे में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित, तो मंत्रालय कर्मचारियों के लिए C2 है, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए C2 है, वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए C1 है, लोको पायलट के लिए A1 है, लोको पायलट के लिए A1 है। तो यहाँ क्या पूछा था, यहाँ मंत्रालय कर्मचारियों के लिए पूछा है, तो आपका C2 हो जाएगा, तो C आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 41 है, हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन द प्रिविलेज पासेज। आश्रितों सहित कितने सदस्यों को विशेषाधिकार पास की अनुमति है। देखिए आश्रितों को यदि शामिल करते हैं तो फिर ये संख्या मैक्सिमम आश्रित 2 शामिल कर सकते हैं, तो 2 के बाद फिर परिवार के सदस्य 3 रह जाएंगे, तो ये फिर अधिकतम संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 1 आश्रित शामिल करते हैं तो फिर परिवार के 4 सदस्य शामिल करते हैं, तो फिर अधिकतम सदस्य संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए यहाँ 0 आश्रित रहते हैं, तो फिर परिवार के कितने भी नो लिमिट कितने भी सदस्य हो सकते हैं। फिर आपके ये 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, फिर कोई यहाँ बाध्यता नहीं है। लेकिन आप आश्रितों को शामिल करते हैं तो फिर ये सदस्य संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए आश्रित कितने अधिकतम शामिल कर सकते हैं, तो आश्रित अपन अधिकतम 2 आश्रित शामिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए यदि 2 अधिकतम आश्रित शामिल कर सकते हैं, पूछा जाता है प्रश्नों में कि अधिकतम कितने आश्रित शामिल किए जा सकते हैं, तो 2 आश्रित अधिकतम शामिल किए जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 आश्रित शामिल किया, तो फिर परिवार के 4 सदस्य ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतम संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए यदि 2 आश्रित शामिल कर लेते हैं, तो फिर परिवार के सदस्य 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सदस्य संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आश्रित नहीं है, तो फिर आप नो लिमिट यानी परिवार के सदस्य कितने भी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या पूछा था, यहाँ आश्रितों सहित कितने सदस्यों को विशेषाधिकार पास की अनुमति है, तो आश्रितों सहित यहाँ 5, तो 5 आपके ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषाधिकार पास में कितने आश्रित, अधिकतम कितने आश्रित लिए जा सकते हैं, तो अधिकतम 2 लिए जा सकते हैं, तो अधिकतम 2 लिए जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। अधिकतम कितने आश्रित लिए जा सकते हैं, 2। तो यहाँ पूछा था कितने सदस्यों को, तो ये 5 हो जाएगा, 5 आपके ऑप्शन बी में है। 42 की बात करेंगे, कैन विडो मदर अलाउड टू बी इंक्लूडेड इन पोस्ट रिटायर्ड कंपलमेंट्री पास। क्या विधवा माँ को सेवानिवृत्ति के बाद पूरक पास में शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। पास में विधवा माँ को शामिल, सेवानिवृत्ति के बाद विधवा जो माँ है उसको पूरक पास में सम्मिलित किया जा सकता है, तो यस आपका यहाँ आंसर बनेगा, यस। उसके बाद 43 है, कैन
विडो डॉटर इज अलाउड एज डिपेंडेंट इन पास। क्या तलाकशुदा विधवा बेटी को आश्रित के रूप में अनुमति दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ आश्रित के रूप में देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे तलाकशुदा विधवा बेटी को अगर आपकी बच्चे की शादी हो गई और वो विधवा हो जाती है या तलाकशुदा है तो उसको आश्रित में अनुमति मिलती है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ मेनी मिनिमम सेट्स ऑफ पासेज इज एडमिसिबल इन ए ईयर टू गजेटेड ऑफिसर। राजपत्रित अधिकारी को एक वर्ष में कितने सेट पास स्वीकार्य हैं? देखिए अधिकारी की बात कर रहा है। अधिकारी रेलवे में दो होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसके बाद सी कर्मचारियों का ग्रुप होता है, सी और डी कर्मचारियों का ग्रुप होता है। आजकल ये सी ग्रुप ही हो गया है, तो ध्यान रखें यहाँ पे क्या है। तो ये जो ग्रुप ए और बी है इनको फुल 6 सेट पास मिलते हैं और 4 पीटीओ मिलते हैं। फुल 6 सेट पास और 4 पीटीओ मिलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनको 3 सेट पास दिए जाते हैं अधिकारियों को। तो यहाँ अधिकारियों के लिए पूछा था तो 6 सेट हो जाएंगे। अगर ये ट्रेनिंग के लिए पूछता तो 3 हो जाते और पीटीओ के लिए पूछता तो 4 हो जाते। अब यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं, उनके लिए ये 5 साल तक एक पास अलाउ होता है और प्लस 4 पीटीओ होते हैं। फिर 5 साल की सर्विस के बाद 3 पास फुल सेट मिलते हैं कर्मचारियों को और 4 सेट पीटीओ मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीटीओ के मामले में अधिकारी कर्मचारी सेम है, यानी 4 सेट पीटीओ उनको भी मिलता है और 4 सेट पीटीओ कर्मचारी को भी मिलता है। तो चलिए 45 की बात करेंगे। 45 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। डिवीजन रेल मैनेजर इज एंटाइटल फॉर मेटल पास। मंडल रेल प्रबंधक मेटल पास के लिए हकदार है। देखिए यहाँ आपका CWM और DRM ये दोनों सिल्वर पास के लिए एलिजिबल हैं, DRM और सिल्वर। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं सिल्वर पास किन के लिए है, ये HAG प्लस HAG दोनों के लिए सिल्वर पास में आ जाते हैं। गोल्ड में कौन आता है? गोल्ड में GM और GM से ऊपर कौन है? रेलवे बोर्ड के अधिकारी। तो GM और GM से ऊपर कौन है? रेलवे बोर्ड के अधिकारी। ये किस में आ जाते हैं? ये गोल्ड में आ जाते हैं। और HAG और HAG ग्रेड के अधिकारी किस में आ जाते हैं? सिल्वर में आ जाते हैं। और ब्रॉन्ज में कौन आता है? ब्रॉन्ज में JEG ग्रेड के ऑफिसर आ जाते हैं। तो ये तो थी इनकी राम कहानी। अब इसमें इनका पास खोने का भी चार्ज है। तो गोल्ड के लिए 26,113 रुपए है, सिल्वर के लिए 4,964 रुपए हैं और ब्रॉन्ज के लिए 4,960 रुपए हैं। ये भी यहाँ ध्यान रखें। यहाँ पूछा क्या गया था, मंडल रेल प्रबंधक कौन सा पास के लिए अलाउ होता है? तो ये DRM साहब सिल्वर के लिए अलाउ होते हैं। चलिए 46 की बात करेंगे। इन द केस इंटेंसिव वर्कर ही परफॉर्म ड्यूटी मोर देन 8 hours इज कॉल्ड। गहन कार्यकर्ता यानी कंटिन्यूस की नहीं इंटेंसिव की बात कर रहा है। कार्यकर्ता के मामले का अर्थ है जो 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी करता है। तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा लोग ऑन में आ जाएगा। जो ऑप्शन ए है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद RLC मीन्स, यानी RLC का फुल फॉर्म पूछा गया कि RLC का मतलब क्या होता है? तो RLC का रीजनल, L से लेबर और C से कमिश्नर, यानी रीजनल लेबर कमिश्नर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त। ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। 48 की बात करेंगे। द डॉक्यूमेंट्स विच शो द वर्किंग आवर्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। रेलवे कर्मचारी के कार्य समय को दर्शाने वाला दस्तावेज कौन सा है? तो ये रोस्टर होता है। ये कौन सा होता है? रोस्टर होता है। ऑप्शन जो सी है ये आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद 49 है, सॉर्ट ऑफ is the period of rest between two rostered duties of railway servants under continuous classification। यानी सतत वर्गीकरण के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों की 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच विश्राम की अवधि को सोल्ट ऑफ कहा जाता है। तो ये 8 घंटे से कम है, ये इंटेंसिव के लिए है। ये इंटेंसिव के लिए है। 10 घंटे से कम है ये कंटिन्यूस के लिए है। और ये जो 12 घंटे से कम है ये EI के लिए है। तो ये जो इंटेंसिव, कंटिन्यूस, EI और एक्सक्लूडेड में HOAR को 4 भागों में बांटा गया है। इंटेंसिव, कंटिन्यूस, EI और एक्सक्लूडेड। यहाँ 8 घंटे से कम के लिए इंटेंसिव है, 10 घंटे से कम के लिए कंटिन्यूस है और EI के 12 घंटे से कम EI है। तो यहाँ पे पूछा किसका गया है? यहाँ पे कंटिन्यूस का पूछा गया है। कंटिन्यूस का आपका 10 घंटे से कम यानी लेस देन 10 hours। ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। इसको आप 2 ब्रेक 3 स्पेल्स में लेते हैं, यानी कि स्प्लिट शिफ्ट में मैक्सिमम नंबर ब्रेक परमिटेड इन द स्प्लिट शिफ्ट इज, यानी कि स्प्लिट शिफ्ट में अनुमत अधिकतम संख्या ब्रेक क्या है? तो ये 2 ब्रेक और 3 स्प्लिट्स है। 3 स्प्लिट इन 2 ब्रेक और 3 2 ब्रेक और 3 स्पेल।
तो ये जो दिया गया है आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है 2 ब्रेक और 3 स्पेल, तो यही आपका आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल यहाँ 2 ब्रेक 3 स्पेल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 51 है, इफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज बियॉन्ड kilometers from the place of work, 7 hours of shift and duty is treated as 8 hours of normal duty। यदि निवास स्थान कार्यस्थल से 1.6 किलोमीटर दूर है तो 7 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 8 घंटे की सामान्य ड्यूटी माना जाता है। तो ये 1.6 किलोमीटर की बाध्यता है इसमें। तो 1.6 किलोमीटर आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। 52 है, सस्टेन अटेंशन मीन्स अंडर HOER। देखिए HOER आप सभी जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन होता है। 2005 में ये संशोधित हो गया था। उससे पहले हाउस ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 कैटेगरियां होती हैं। 4 कैटेगरियों में पहला आपका इंटेंसिव है, दूसरा कंटिन्यूस है, तीसरा EI है और चौथा यानी एसेशन इंटरमीडिएट आंतरिक रूप से अविरामी, और चौथा है आपका एक्सक्लूडेड। चौथा है आपका एक्सक्लूडेड यानी अपवर्जित, जिसमें आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर और JEE SSC एक्सक्लूडेड में आते हैं। यहाँ पे जो इंटेंसिव है, कंटिन्यूस, EI और 104 कैटेगरियों में ये बांटा गया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निरंतर ध्यान का अर्थ, यानी कि सुस्टेन अटेंशन मींस अंडर, यानी कि जिसमें बिल्कुल एक जैसे सेक्शन कंट्रोलर है तो निरंतर ध्यान वो आता है। तो ये मेंटल एफर्ट से संबंधित है। जो इंटेंसिव है ये मेंटल एफर्ट से संबंधित है, यानी कि रेगुलर। तो यहाँ पे जो निरंतर ध्यान है ये आपके इंटेंसिव का है, और इंटेंसिव आपके मेंटल एफर्ट्स में आता है। सेक्शन कंट्रोलर का अपन इसमें उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेंटल एफर्ट्स जो ऑप्शन ए है यही आपका यहाँ राइट हो जाता है। दूसरा है पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स एज इंटेंसिव और EI विथ। देखिए यहाँ जो इंटेंसिव यानी गहन और EI मतलब इंटरमीडिएट एसेंशियली यानी आंतरिक रूप से अविरामी। तो रेलवे कर्मचारियों को रोजगार को गहन यानी कि इंटेंसिव या EI इंटरमीडिएट एसेंशियली यानी आंतरिक रूप से अविरामी के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो यहाँ पे अगर कर्मचारियों के रोजगार को उसको इंटेंसिव या EI घोषित करना है तो इसके लिए हेड ऑफ रेलवे होता है, यानी हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रेल प्रशासन का प्रमुख यहाँ पे इसके लिए होता है। ये घोषित कर सकता है कि ये कार्य इंटेंसिव है और ये EI है। तो यहाँ यही पूछा गया है। तो ऑप्शन में आपका हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्विज और परीक्षाओं में रेगुलर आ रहा है। APO हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, OS हो, जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, CSWI हो, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट हो, इनमें सब में ये प्रश्न रेगुलर आ रहा है। रेलवे कर्मचारियों को परीक्षक के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? हुई इज कंपोनेंट अथॉरिटी टू स्पेसिफाई ये रेलवे सर्वेंट्स एज सुपरवाइजरी। तो इसके लिए श्रम मंत्रालय होता है, लेबर मिनिस्ट्री होता है। तो सी आंसर अपन यहाँ इसका ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 55 की, मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ये रेलवे सर्वेंट्स एज कंटिन्यूस, EI और इंटेंसिव यानी कि लगातार आंतरिक रूप से अविरामी, और इंटेंसिव यानी गहन। यानी रेलवे कर्मचारियों के कंटिन्यूस निरंतर, EI यानी आंतरिक रूप से अविरामी या इंटेंसिव गहन के रूप में वर्गीकरण में परिवर्तन के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसके लिए आपके फैक्चुअल जॉब एनालिसिस इसका ये जो विधि है जिसमें इसकी तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण की विधि है फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। तो इसमें जो अगर वर्गीकरण में अपन परिवर्तन करते हैं तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट विधि मानी गई है वो विधि है आपके फैक्चुअल जॉब एनालिसिस, यहाँ माना जाएगा। फैक्चुअल जॉब एनालिसिस जो कि ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। 56 की बात करेंगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ योर रेलवे सर्वेंट्स इज क्लासिफाइड एज कंटिन्यूस इफ द पीरियड ऑफ एक्शन इज मोर देन दैट इज इन ये एन एवरेज शिफ्ट ऑन 12 हॉर्स यानी 1-2 हॉर्स। यानी रेलवे कर्मचारी का रोजगार निरंतर के रूप में वर्गित किया जाता है यदि कार्य की अवधि औसत 12 घंटे की शिफ्ट में 6 घंटे से 6 से अधिक, 12 घंटे की शिफ्ट में 6 से अधिक। तो ये 6 के लिए यहाँ माना जाएगा निरंतर।
के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि कार्य की अवधि औसत 12 घंटे की शिफ्ट में 6 घंटे से अधिक है। 6 घंटे से अधिक है, क्योंकि 6 घंटे तो इंटेंसिव में माना गया है, 6 घंटे तो इंटेंसिव में माना गया है, लेकिन अगर 6 घंटे से अधिक है, 6 घंटे से अधिक है तो फिर वो कंटिन्यूस में आ जाता है, फिर वो कंटिन्यूस में आ जाता है, यानी लगातार, सतत। तो यहाँ निरंतर की बात कर दी गई है, तो निरंतर 6 घंटे से अधिक माना जाएगा। तो 12 घंटे की शिफ्ट में 6 घंटे से अधिक का फिर वो निरंतर की श्रेणी में आ जाएगा, निरंतर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कंटिन्यूस, क्लासिफाइड एज कंटिन्यूस। यदि 6 घंटे तक रहता है तो वो इंटेंसिव है, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं, 6 घंटे प्लस हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यूस की श्रेणी में आ जाता है, तो यहाँ कंटिन्यूस माना जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन भरा जाएगा वो 12 घंटे की शिफ्ट में 6 घंटे से अधिक। अगर ये 6 घंटे से कम रहता है तो इंटेंसिव माना जाता है, तो 6 घंटे से अधिक की बात हो रही, कंटिन्यूस, तो यहाँ ऑप्शन जो बी है ये ले लेंगे यहाँ, तो बी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। 57 की बात करेंगे, रेलवे सर्वेंट इन EI क्लासिफिकेशन। EI यानी आंतरिक रूप से एरोमी होता है इसका, आप पढ़ते होंगे HOR, यदि आपने पढ़ा है तो ये समझ पा रहे होंगे। प्रोवाइडेड रेलवे क्वार्टर इज मोर देन 0.5 किलोमीटर फ्रॉम द पैलेस ऑफ वर्क हैव टू परफॉर्मेंस 60 हॉर्स ड्यूटी इन ए वीक। EI वर्गीकरण में रेलवे कर्मचारियों को बशर्ते कि रेलवे क्वार्टर कार्यस्थल से आधा किलोमीटर से अधिक दूर हो तो सप्ताह में ड्यूटी 60 घंटे की EI के लिए बोला गया है। ये EI में 60 और 72, तो अगर 0.5 किलोमीटर से अधिक दूर है तो फिर वो 60 में माना जाएगा। तो ये यानी कि आधा किलोमीटर से अधिक दूर हो तो फिर उसके लिए अपन 60 ले लेंगे, तो 60 यहाँ सही है, ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। 58 है, एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रेस्पेक्टिव ऑफ स्टाफ इज बी वीकली। कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के प्रयोजन के लिए औसत अवधि द्विसाप्ताहिक है, तो यहाँ पे ये इंटेंसिव हो जाएगा, द्विसाप्ताहिक इंटेंसिव, जो ऑप्शन ए दे रखा है ये आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 59 है, वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन consecutive horse is guaranteed to रेलवे सर्वेंट who is classified as continuous। निरंतर श्रेणी में वर्गीकृत रेलवे कर्मचारी को कम से कम लगातार घंटे का साप्ताहिक विश्राम, यानी साप्ताहिक की बात कर रहा है, तो ये 5 घंटे से ज्यादा नहीं, तो इसका मतलब 5 × 6, तो ये आपके 30 घंटे, यानी कि ये 30 घंटे की बात कर रहा है, 30 लगातार घंटे का साप्ताहिक विश्राम प्रदान किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन में 30 दे रखे हैं यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सप्ताह के घंटों की बात कर रहा था ये, तो सप्ताह में जो कंटिन्यूस के लिए है, कंटिन्यू निरंतर श्रेणी के लिए है वो 30 घंटे हैं, तो 30 घंटे आपके ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 60 है, 60 नेम ऑफ मशीनरी वर्किंग in railways to maintain contact with organized labor to resolve issues and different between labor and administration। रेलवे में कार्यरत मशीनरी का नाम संगठित श्रमिकों के साथ संपर्क बनाए रखने, श्रमिकों और प्रशासन के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए कौन है, तो ये PNM है, आप सभी जानते होंगे, यानी संगठित श्रमिकों के साथ संपर्क बनाए रखने, श्रमिकों और प्रशासन के बीच जो मतभेदों को सुलझाने का काम करता है वो PNM करता है। PNM की यहाँ फुल फॉर्म होती है परमानेंट नेगोशिएटरी मशीनरी, यानी संयुक्त स्थायी वार्ता तंत्र होता है इसका। और ये 1951 में इसको अधिनियमित किया गया था, यानी 1951 में ये आया था, और इसको 1/1/1952 से वीवी गिरी के द्वारा रेलवे में लाया गया था, वीवी गिरी के द्वारा 1/1/1952 वीवी गिरी। PNM की बैठक की बात करें तो PNM की बैठक डिवीजन लेवल पर ये 2 माह में एक बार यानी साल में 6 बार होती है। जोनल लेवल पर बात करें तो 3 माह में एक बार यानी 4 बार होती है, और रेलवे बोर्ड लेवल पे बात करें तो 3 माह में एक बार यानी साल में 4 बार होती है। मंथ की यहाँ बात करें तो 2 मंथ में एक बार होती है, और 3 मंथ में एक बार होती है, और रेलवे बोर्ड लेवल पर 3 मंथ में एक बार होती है, तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए PNM के बारे में हो गया। PNM का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो परमानेंट नेगोशिएटरी मशीनरी होता है, और ये 1/1/1952 वीवी गिरी के द्वारा लाया गया था इसको, PNM को। डिवीजन लेवल पर इसकी बैठक 6 बार होती है, 6 बार का मतलब हर 2 महीने में एक बार होती है, और जोनल लेवल पर 3 महीने में एक बार होती है, यानी कि साल में 4 बार होती है, और रेलवे बोर्ड लेवल पर 3 महीने में
एक बार यानी कि साल में 4 बार होती है। तो यहाँ इतना सा जानना पीएनएम के बारे में आपके लिए जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे 61 की बात करेंगे। 61 क्या बोल रहा है, what extent deduction are permitted of employee as per payment wages act if deduction involves with cooperative societies। यदि कटौती सहकारी समितियों से संबंधित है तो वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारी के लिए क्या कटौती की अनुमति है। इसके लिए 75% है। इसके लिए वेतन भुगतान अधिनियम 75% कटौती सहकारी समितियों से संबंधित है, अनुसार कर्मचारी के लिए क्या कटौती अनुमति है, 75% तक कटौती कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। 62 की बात करेंगे। 62 क्या बोल रहा है, फैक्ट्री एक्ट 1948 वाज कम इनटू इफोर्ट्स। देखिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट बना था वो 1881 में बना था। जो पहला फैक्ट्री एक्ट बना था वो 1881 में बना था। दूसरा फैक्ट्री एक्ट आपके 1948 में बना था। ठीक है, अब ये जो 1948 में बना था ये कब से लागू है, तो ये 1/4/1949 से लागू है। और ये प्रश्न इतना सुपरहिट है कि इस प्रश्न ने फैक्ट्री एक्ट के इस प्रश्न ने धूम मचा रखी है। धूम कहाँ मचा रखी है, एपीओ में, वेलफेयर इंस्पेक्टर में, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, ओएस में, सीएसडब्ल्यूआई में, इनमें धूम मचा रखी है। दबा के पूछा जा रहा है इस प्रश्न को। 1 अप्रैल 1949। फैक्ट्री एक्ट अब तक 2 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुआ और दूसरी बार ये 2016 में संशोधित हुआ। तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में इतना सा आपको जानना जरूरी है। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार क्या है, यदि 10 आदमी पावर से काम करते हैं, 10 आदमी पावर के साथ काम करते हैं यानी मशीनरी के साथ काम करते हैं, तो वो वहां उसको फैक्ट्री माना जाता है। या फिर पावर नहीं है तो फिर बिना पावर के 20 आदमी होने चाहिए, बिना पावर के 20 आदमी होने चाहिए। ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार है। और ये जो अगला प्रश्न है उसमें यही पूछा जा रहा है कि एक फैक्ट्री बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो पावर के साथ 10 और पावर के बिना 20। तो ये जो बी ऑप्शन है 53 में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर यही फैक्ट्री एक्ट के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 63 में। 64 की बात करेंगे। ये भी फैक्ट्री एक्ट से संबंधित है। तो फैक्ट्री एक्ट से संबंधित है, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। Courage faculty is mandatory in the factory if a female employee exceed, यानी यदि महिला कर्मचारी का सीमा से अधिक नहीं, ये उसके बारे में पूछ रहा है कि आयु सीमा का नहीं है, यहाँ संबंधित है कि महिला कर्मचारी एक फैक्ट्री में अधिक यानी 30 से अधिक है तो वहां पे करेचेज की व्यवस्था होती है। करेचेज का मतलब पालना घर। करेचेज का मतलब क्या होता है, पालना घर, यानी बच्चे जिनके बच्चे 6 साल से कम हैं, जिनके बच्चे 6 साल से कम हैं। यदि कारखाने या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं हैं तो वहां पालनाघर की व्यवस्था की जाती है। पालनाघर का मतलब यह है कि बच्चा पालनाघर में झूला झूलता रहेगा, दूध पीता रहेगा, हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, कूदता रहेगा, और माँ है बच्चे की वो आराम से फैक्ट्री में काम करती रहेगी। तो यहाँ किस स्थिति में ये सुविधा होनी चाहिए, जब फैक्ट्री में 30 या 30 से अधिक महिलाएं हैं तो वहां क्रचेज पालनाघर की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा जहाँ पे 150 कर्मचारी या 150 प्लस कर्मचारी हैं तो वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर 250 या 250 प्लस से अधिक है तो वहां कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए और ठंडे पानी के पीने की व्यवस्था होनी चाहिए 250 या 250 पर। उसके बाद आते हैं 500 पे यहाँ ध्यान रखें, एक 500 या 500 प्लस है तो एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस और एक वेलफेयर इंस्पेक्टर। एक डॉक्टर, एक डिस्पेंसरी, एक एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी का मतलब डॉक्टर हो गया, एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस और एक वेलफेयर इंस्पेक्टर 500 या 500 प्लस पे। और एक होता है 1000 या 1000 से यदि अधिक है तो वहां सीएसओ की नियुक्ति होनी चाहिए। सीएसओ का मतलब चीफ सेफ्टी ऑफिसर। अब इसको चीफ सेफ्टी ऑफिसर बोला जाता है लेकिन ये होता एसएससी है रेलवे में, ये होता एसएससी है। अब एसएससी ऑफिसर थोड़ी है, एसएससी तो क्लास सी का ही कर्मचारी है, सुपरवाइजर है। तो लेकिन यहाँ बोला ऑफिसर जाता है और ये बनता कौन है, एसएससी बनता है। एसएससी में से ही चीफ सेफ्टी ऑफिसर बनाया जाता है, लेकिन वो रहता है एसएससी है, पद पे वो एसएससी रहता है। लेकिन 1000 प्लस से ऊपर रहता है तो एक व्यक्ति नॉमिनेटेड किया जाता है, वो एसएससी होता है, लेकिन वो ऑफिसर बन जाता है, चीफ सेफ्टी ऑफिसर। जबकि हकीकत में वो एसएससी है, क्लास सी का वो कर्मचारी है, सुपरवाइजर कैटेगरी में आता है। चलिए हम आगे की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कहाँ कर रहे थे बात यहाँ कर रहे थे 64 पे, और कहां से कहां पहुंच गए। चलिए 65 की बात करेंगे। नेम द लॉ फॉर, हाँ तो यहाँ 30 या 30 तो ऑप्शन ए ले लेंगे, 30 यानी ऑप्शन ए ले लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 65 की। नेम द लॉ फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवाद की जांच और निपटान के लिए कानून का नाम बताइए।
तो देखिए, अगर औद्योगिक विवाद की जांच और निपटान, अब औद्योगिक विवाद है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया। अब औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया तो ये कब बनाया गया? ये 1947 में बनाया गया। 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया और ये क्या करता है? ये औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान का काम करता है। तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया 1947 में। तो यही आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, यही आपका यहाँ इसी के लिए पूछ रहा है और यही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हर परीक्षा में टपक जाता है, इसमें भी टपक गया है। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी कि व्हाट ट्रेड यूनियन एक्ट। देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट है ये आपके 1926 में बनाया गया था और डब्ल्यूसीए आया था आपके 1923 में। डब्ल्यूसीए आया था आपका 1923 में, 3 साल बाद 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना दिया गया था। अब 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बना दिया गया था, लेकिन बन तो गया था 1926 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1 जून 1927 को। ये कब लागू हुआ था? 1 जून 1927 को लागू हुआ था। इस ट्रेड यूनियन में क्या है? इस ट्रेड यूनियन में है कि कोई भी 7 कर्मचारी, यानी कोई भी 7 कर्मचारी या 7 या 7 से अधिक कर्मचारी मिलकर के एक यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। यानी कम से कम कितने कर्मचारी होने चाहिए? 7 या 7 से अधिक, कोई भी 7 कर्मचारी मिलकर के यूनियन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये ट्रेड यूनियन में ये था। तो 1 जून 1927 से ये लागू हुआ। तो 1 जून 1927 आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो यही बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो यही है कि कितने व्यक्ति 7 या 7 से अधिक, है ना, ये बता दिया मैंने। तो प्रश्न नेक्स्ट यही है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन फ्रॉम एज एसोसिएशन एंड गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। यानी कितने व्यक्ति एसोसिएशन बना सकते हैं और ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन का पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं? तो 7 या 7 अधिक, 7 और मोर, यानी 7 या अधिक। तो ऑप्शन जो सी है ये आपका सही हो जाता है। हर वीडियो में मैं ये इनको प्रश्न मैं बता सकता हूँ। साथियों, आप वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेरे वेलफेयर इंस्पेक्टर के 20 वीडियो देखने से आपका काम पक्का हो जाएगा। 20 वीडियो आप मेरे जो पीछे मैंने अपलोड कर रखे हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर के, वो आप देख लीजिए, आपका काम यहाँ जो लेक्चर का काम है वीडियो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब में इनका अच्छी तरह से खोल के बता रखा है। तो यहाँ पे 68 है, व्हाट वाज द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द रिटैचमेंट वर्कर अंडर द आईडी। आईडी का मतलब यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी अधिनियम के तहत छटनी किए गए श्रमिकों के लिए क्या नियम और विनियम थे? तो यह औद्योगिक विवाद अधिनियम था कि धारा 25 एफ में है। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ में है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, इसलिए आपका जो 68 में ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ बिल्कुल 25 एफ ये करेक्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन जो ए दे रखा है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 69 की बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऊपर में मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया है। प्रश्न संख्या 69 है, कारखाना अधिनियम के तहत कितने श्रमिकों के लिए कल्याण अधिकारी नियुक्त करता है? तो देखिए जो 500 व्यक्ति हैं, अगर किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में 500 या 500 प्लस हैं, तो 500 पे एक वेलफेयर इंस्पेक्टर, एक डॉक्टर, और डॉक्टर का मतलब डिस्पेंसरी। डॉक्टर का मतलब डिस्पेंसरी, यानी तो डिस्पेंसरी होगी तो डॉक्टर बैठेगा, तो डॉक्टर और डिस्पेंसरी दोनों ले सकते हैं यहाँ। और एक आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर, डॉक्टर और एक एम्बुलेंस। ये कितने पे हैं? ये 500 पे हैं। ये मैंने ऊपर के प्रश्न में आपको सोल्व करा दिया है, तो आप आसानी से यहाँ 500 मार लेंगे। ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 70 है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह कार्य घंटे क्या है? व्हाट इज वर्किंग हॉर्स पर वीक अंडर फैक्ट्री एक्ट। देखिए कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह कार्य के घंटे 48 हैं। कैसे हैं? 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, यानी एक दिन के 8 घंटे हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे रेस्ट होता है, तो सोम से शनि 6 दिन हो गए, तो ये 48 है। तो 48 आपका ऑप्शन में ए में दे रखा है, तो यही आंसर आपका राइट हो जाता है। उसके बाद 71 की बात करेंगे। 71 क्या बोल रहा है? द ऑफिसर हु मीडिएट्स एंड प्रमोशन द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इज कॉल्ड। औद्योगिक विवादों के निपटारे में मध्यस्थता और प्रोत्साहन करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उसको सीधी भाषा है, सुलह करने वाला अधिकारी, यानी सुलह अधिकारी, यानी कॉन्सुलेशन ऑफिसर, यानी सुलह अधिकारी बोला जाता है उसको, जो जिस झगड़े का, लड़ाई झगड़े का सुलह कराए, लड़ाई झगड़े को मिटाए, लड़ाई झगड़े में समझौता करे, मध्यस्थता करे, यानी अपने लड़ाई झगड़े में जो साधारण सी भाषा में बोलते हैं सुलह कराना, तो ये सुलह का सुलह अधिकारी हो जाता है। यानी लड़ाई झगड़े निपटाने का काम कौन करता है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो इसमें जो ये मध्यस्थता और प्रोत्साहन, निपटारों के बीच में जो मध्यस्थता और प्रोत्साहन करने का काम करता है, यानी जो लड़ाई झगड़े मिटाता है, वो 16 अधिकारी को बोला जाता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हाँ, प्रश्न संख्या 72 है, पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है। देखिए साथियों, एक चीज थी कि मैंने पिछला जो वीडियो दिया था उसमें पितृत्व अवकाश की जो डेट बताई थी वो गलत है। मैंने पिछले वीडियो में जो पितृत्व अवकाश की डेट बताई थी वो 1/7/1997 से बताई थी। 1/7/1997 से बताई थी कि ये 1 जुलाई 1997 से पितृत्व अवकाश लागू हुआ था। लेकिन इस वीडियो के जरिए अब ये प्रश्न आ गया तो मैं संशोधन कर रहा हूं। आपने यदि कॉपी में, दिमाग में कहीं भी लिख लिया हो तो इसको कट कर लें, ये डेट गलत है। पितृत्व अवकाश लागू हुआ था आपके 7/10/1997 से पितृत्व अवकाश लागू हुआ था। 7/10/1997 से पितृत्व अवकाश लागू हुआ था। और मैटरनिटी लीव आप जानते हैं 1/9/2008 से 1/9/2008 से मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश लागू है। उस समय 6 पे कमीशन था जब मातृत्व अवकाश लागू हुआ था। तो 1/9/2008 से मातृत्व अवकाश लागू था। इसके अलावा हम बात करेंगे जो ये 1/12/1997 1/12/1997 से चिकित्सकों के लिए चिकित्सा भत्ता लागू है। चिकित्सकों के लिए चिकित्सा भत्ता लागू है। 1/12/1997 से चिकित्सकों के लिए चिकित्सा भत्ता लागू है। 1/12/1997 से। और 7/10/1997 से आपका पितृत्व अवकाश लागू है। और 1997 से ही जो आपकी ये लीव है, जो एलएपी है, इसका लागू है 1997 से ही। तो ये डेट का मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाह रहा था यहाँ, इसलिए ये बताया था, तो आप इसका ध्यान रखें। ये जो 1997 है ये एलएपी से संबंधित है, जिसमें आपको 30 एलएपी मिलती है। तो ये था 1/12/1997, 7/10/1997। तो ये करेक्शन था, मैंने वीडियो में गलत बता दिया था, तो उसका आप करेक्शन कर ले। एक चीज मैंने गलत और बताई थी वीडियो में, पिछले वीडियो में यदि आपने देखा हो, जो ये आरटीआई एक्ट है, उसके जो आरटीआई एक्ट में जो 30 दिन का समय होता है, आप जो लगाते हैं आरटीआई, उसमें जो जवाब देने की जो समय सीमा है वो 30 दिन होती है प्रशासन की। लेकिन किसी से जीवन से जुड़े मुद्दों या विशेष स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में, ये जवाब 2 दिन में भी मिल सकता है। 2 दिन का मतलब 48 हावर्स। एक वीडियो में मैंने इसको 72 यानी 72 घंटे बता दिया था, जो कि गलत है। 72 घंटे, आप इसको 48 माने, ये भी यहाँ संशोधित कर लें। उसके अलावा मैंने पिछले के वीडियो में जो 1/9/2008 यानी कि जो एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट टू एपीआर, इसका मैंने पिछले वीडियो में गलत बता रखा है। इसका मैंने जो एसीआर टू एपीआर है ये 1/9/2008 बता रखा है, 2008 बता रखा है, जो कि गलत है। ये 14/5/2009 है। एपीआर से, एसीआर से टू एपीआर, यानी एसीआर कन्वर्ट हुई थी एपीआर में 14/5/2009 से। अब यहाँ एमएससीपी के लिए भी 1/9/2008 आ जाएगा, और मातृत्व अवकाश के लिए भी यानी कि मैटरनिटी लीव के लिए भी 1/9/2008 आ जाएगा। तो ये यहाँ मैं करेक्शन कर रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप जो पिछले वीडियो देखे हुए हैं उनमें आप करेक्शन कर लें, क्योंकि फ्लो मिस्टेक है। फ्लो कई बार हो जाता है मिस्टेक, वीडियो बनाते समय या प्रिंटिंग की वजह से या पेपर में, कई प्रकार की रीजन है, फ्लो मिस्टेक में हो जाता है मिस्टेक। तो संशोधित कराना मेरा काम था, मैंने करा दिया है, आप इनका ध्यान रखें। चलिए, यहाँ पूछा क्या गया है, पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है। देखिए, पितृत्व अवकाश एक बच्चे के लिए 15 दिन का दिया जाता है, और 2 बच्चे के लिए 30 दिन का दिया जाता है। एक बच्चे के लिए 15 दिन का। तो अगर यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है कि 2 बच्चों के लिए, अगर 2 बच्चों के लिए होता तो फिर अपन 30 दिन लगा देते हैं, और ये 2 बच्चों के लिए ही मिलता है, तीसरी डिलीवरी में नहीं मिलता है। तो पितृत्व अवकाश एक बच्चे पर 15 दिन का मिलता है, 2 बच्चों पर 30 दिन का मिलता है, और इसको डिलीवरी पीरियड से 6 महीने के अंदर इसको लेना जरूरी है, नहीं तो ये क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 15 दिन आएगा। ऑप्शन जो सी है
ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। उसके बाद हम 70 की बात करेंगे। सेवेंटी थ्री क्या बोल रहा है? 73 बोल रहा है 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण पर रेल कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने का समय स्वीकार किया गया। देखिए इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर ये 1000 किलोमीटर तक है, 1000 किलोमीटर तक है तो इसमें 10 दिन मिलता है, और 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है तो इसमें 12 दिन है, और 2000 किलोमीटर से अबव ऊपर है तो फिर इसमें 15 दिन है। लेकिन यही यात्रा यदि आप बस या ट्रेन से नहीं करके हवाई जहाज से करते हैं, दूरी 2000 से अबव है तो फिर ये 12 दिन है। और ये जो छुट्टियां मिलती हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 12 दिन, यदि इन छुट्टियों में आप बचा लेते हैं तो फिर ये एलएपी में काउंट हो जाती है, एलएपी में काउंट हो जाती है। ये भी यहाँ ध्यान रखें। तो यहाँ 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए पूछा गया था, तो 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की यानी 1000 से 2000 के बीच हो गया, तो 1000 से अधिक किलोमीटर के लिए ये 12 दिन हो जाएगा। ये 12 दिन हो जाएगा। 12 दिन आपके ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 74 की बात करेंगे। 74 क्या बोल रहा है? फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव अप टू डेज, यानी महिला रेलवे कर्मचारी दिन तक के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है। तो महिला रेल कर्मचारी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है, 180 दिन का मिलता है। 180 दिन बोले तो ये 6 मंथ हो जाएंगे, और कई बार ये 6 मंथ कई बार वीक में भी पूछ लिया जाता है, तो फिर ये 26 वीक हो जाएंगे, 26 वीक हो जाएंगे। अभी मातृत्व अवकाश कब से है? तो ये 1/9/2008 से है। ये मातृत्व अवकाश कब से है? 1/9/2008 से है, और 1/9/2008 से ही आपकी MACPS है, MACPS यानी MACPS मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ये MACP भी आपकी 1/9/2008 से है, और मातृत्व अवकाश भी आपका 1/9/2008 से है। मातृत्व अवकाश में और क्या है? मातृत्व अवकाश में यहाँ पूछा गया है कितने दिन का, तो 180 दिन का है। इसके लिए गर्भपात के लिए 45 डेज है। अगर कोई रेलवे महिला एम्प्लॉय है गर्भपात कराना चाहती है तो उसके लिए 45 डेज है। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? यहाँ आंसर अपन बी आंसर ले लेंगे, यहाँ पे बी आंसर ले लेंगे। चलिए फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 है 8 वाट रेट HLAP इज क्रेडिट पर मंथ। HLAP ऑफ लीव ऑन एवरेज पे, ऑफ लीव ऑन एवरेज पे किस LHP प्रतिमाह किस दर पर जमा किया जाता है? तो देखिए ये एक साल की, एक कैलेंडर वर्ष की 20 मिलती है, और एक साल में महीने होते हैं 12, तो आप इनको काट सकते हैं। ये हो गया आपके 10, और 2 से ये हो गए 6, फिर एक बार ये कट जाएगा 2 से, तो ये हो गए 5, और ये हो गए 3, तो ये 5/3 यानी कि 5/3 की दर से जमा होती है। तो 5/3 आपके ऑप्शन ए में है, 5/3 आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट हो जाएगा। उसी प्रकार आप LAP का भी कर सकते हैं, जैसे HLAP किया उसी प्रकार LAP का भी कर सकते हैं। LAP एक कैलेंडर वर्ष में 30 मिलती है, और 12 महीने हैं, तो इनको काटेंगे तो ये 15, और ये 6, फिर 3 से कट जाएंगे तो ये 5/2, फिर ये 2 कटेंगे तो ये 5 है तो 2.5, तो ये 2.5 के हिसाब से कटती है, यानी 2.5 डेज के हिसाब से, 2.5 डेज के हिसाब से प्रतिमाह होती है, जमा होती है। 2.5 डेज के हिसाब से प्रतिमाह जमा होती है। और LHP के लिए पूछा गया था, तो LHP का 5/3, तो 5/3 ये यहाँ दे रखा है। यहाँ और इजी करें तो इसको 1.6 बोल सकते हैं, 1.6 बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 1.6 नहीं था, 5/3 था, तो हमने 5/3 यहीं तक किया, तो ये ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 76 की। 76 है हाउ मेनी LAP इज डेबिटेड फॉर 10 डेज अनऑथराइज्ड एब्सेंस। 10 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए कितने LAP डेबिट किए जाते हैं? 10 दिन के लिए 1 LAP डेबिट की जाती है, 10 दिन के लिए 1 LAP डेबिट की जाती है। तो यहाँ सी ऑप्शन में आपका 1 दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 है
फॉर सिलेक्शन ऑफ एक्स कैडर पोस्ट्स एंटिसिपेटेड वैकेंसीज शुड बी टेकन। संवरण बहा पदों के चयन के लिए प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखा जाता है। तो एक्स कैडर पोस्ट के लिए 2 ईयर यानी 2 साल का इसमें ध्यान रखा जाता है। 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का यहाँ मंथ में दे रखा है तो अपन 24 कर लेंगे। तो बी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटीज कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर। सिलेक्शन कमेटी में 3 अधिकारी शामिल होते हैं। सिलेक्शन जो कमेटी होती है, चयन समिति में 3 अधिकारी शामिल होते हैं। तो 3 जो है आपके बी ऑप्शन में दे रखा है 3, तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हम 79 की बात करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड इन लोअर ग्रेड फॉर प्रमोशन इन ग्रेड सी सिलेक्शन, यानी ग्रुप सी सिलेक्शन। ग्रेड सी चयन में पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में न्यूनतम निवास अवधि क्या है? देखिए जो डी ग्रुप है उसके बाद जो सी ग्रुप की बात कर रहा है, तो सी ग्रुप में यदि आप पदोन्नति चाहते हैं तो डी ग्रुप में 2 साल तक कम से कम आपको 2 साल की कम से कम 2 साल आपको डी ग्रुप में, उसके बाद इसमें 2 साल की अवधि पूरी होने के बाद सी ग्रेड सी सिलेक्शन में आपका पदोन्नति किया जाता है। तो यहाँ 2 साल जो है ऑप्शन सी में दे रखा है, तो 2 साल यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है बेंचमार्क एपीआर फॉर एमएससीपीएस। देखिए यहाँ जो एमएससीपीएस है इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, और ये रेलवे में 1/9/2008 को आई थी। ये एमएससीपीएस कब आई थी? रेलवे में 1/9/2008 को आई थी। और ये जो बेंच ऑफ मार्क एपीआर है, एपीआर का फुल फॉर्म होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। ये पहले एसीआर था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब ये एपीआर कब बना? ये एपीआर जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ये एपीआर में कन्वर्ट हुआ था 14 मई यानी 14 मई 2009 को ये एसीआर से एपीआर में कन्वर्ट हुआ था। इसको कई लोग अपार भी बोलते हैं, यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है इसका फुल फॉर्म। मैंने पूरे वीडियो में ये जो कन्वर्ट जो एसीआर टू कन्वर्ट एपीआर है, इसको मैंने 1/9/2008 बता रखा है पूरे वीडियो में, तो आप उनको संशोधन कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। इसका जो एसीआर टू कन्वर्ट एपीआर है ये 14 मई 2009 से कन्वर्ट है एपीआर में। तो यहाँ पूछा क्या गया था? यहाँ पूछा यह गया था कि एमएससीपीएस के लिए बेंचमार्क एपीआर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? तो देखिए ये जो एमएससीपीएस के लिए जो बेंचमार्क का एपीआर है, ये कम से कम वेरी गुड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम वेरी गुड होना इसका जरूरी है। यदि आपकी एवरेज है, गुड है, तो फिर आपको एमएससीपीएस का फायदा नहीं मिलेगा। एमएससीपीएस का फायदा जब भी मिलेगा जब आपकी एपीआर वेरी गुड होगी, वेरी गुड कम से कम होगी। आउटस्टैंडिंग और वेरी गुड होना आपकी एपीआर जरूरी है, जब जाके आपको एमएससीपीएस का फायदा मिलता है। और ये वेरी गुड का बेंचमार्क कब से किया गया था? तो ये वेरी गुड का जो बेंचमार्क किया गया था वो 25 जुलाई 2016 से किया गया था। 1 जनवरी 2016 को 7 पे कमीशन आ गया था, और 25 जुलाई 2016 को ये वेरी गुड का बेंचमार्क कर दिया गया था एमएससीपीएस के लिए। एमएससीपीएस कब आया था? 1/9/2008 को आया था। एमएससीपीएस में होता क्या है? 3 वित्तीय फायदे मिलते हैं। 3 वित्तीय फायदों में आप 10-10 साल के अंतराल पर 3 वित्तीय फायदे मिलते हैं, यानी आपको अगला ग्रेड दे दिया जाता है। जब आपका प्रमोशन नहीं होता है तो 10 साल के बाद में अगला ग्रेड दे दिया जाता है, फिर आपका प्रमोशन नहीं होता तो उसके 10 साल बाद फिर अगला ग्रेड दे दिया जाता है, और फिर प्रमोशन नहीं होता तो उसके 10 साल बाद फिर अगला ग्रेड। तो 3 वित्तीय लाभ यहाँ आपको दे दिए जाते हैं एमएससीपीएस के तहत। लेकिन एपीआर का वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग होना जरूरी है। यदि आपकी गुड हुई या एवरेज से नीचे हुई तो फिर आपको ये एमएससीपीएस का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे दे रखा है वेरी गुड, तो ये वेरी गुड आंसर ले लेंगे। जो ऑप्शन सी है ये अपन सी आंसर ले लेंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, व्हाट इज पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट टू एसबीएफ। एसबीएफ में सरकार का प्रति व्यक्ति योगदान कितना है? तो एसबीएफ में सरकार का प्रति योगदान वर्तमान में 800 रुपए है। वर्तमान में कितना है? 800 रुपए है। पहले ये 500 रुपए था। पहले कितना था? 500 रुपए था, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। वर्तमान में ये 800 रुपए है, इसका ध्यान रखें। एसबीएफ का मतलब होता है स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड
फुल फॉर्म होता है स्टाफ बेनिफिट फंड। और ये रेलवे में कब आया था? ये रेलवे में 1931 में आया था। ये रेलवे में कब आया था? 1931 में आया था। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए उसके बाद हम 82 की बात करेंगे। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ LSBF एट डिवीजन लेवल पर? तो संभागीय स्तर पर LSBF का सचिव कौन होता है? तो ये वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है, CSNWLI, मुख्य कर्मचारी एवं CSWLI होता है। चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर यानी मुख्य कर्मचारियों कल्याण निरीक्षक होता है डिवीजन लेवल पर। तो सी आंसर आपका यहाँ सेक्रेटरी के लिए पूछा है, ध्यान रखें सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के लिए पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी इज द वायोलेशन कंडक्ट रूल्स 1966। देखिए जो सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स 1966 है, इसमें टोटल 26 नियम है। इसमें टोटल 26 नियम है। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि कर्तव्य के प्रति समर्पण का अभाव आचरण नियम 1966 का उल्लंघन है। ये किसमें है? तो यह आपका जो 3.12 दे रखा है, 3.12 दे रखा है, इसी में है। इसका क्या है? कर्तव्य परायण कर्मचारी जो रेलवे के प्रति जो कर्मचारी है कर्तव्य परायण रहेगा। तो कर्तव्य के प्रति समर्पित यानी कर्तव्य परायण रहेगा, यानी कर्तव्य के प्रति समर्पण। तो यही आंसर आपका जो ऑप्शन ए है ये यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 3.1 थर्ड में क्या है। 3.1 थर्ड में अशोभनीय व्यवहार है। अशोभनीय व्यवहार है यानी कि रेल कर्मचारी का अशिष्ट व्यवहार नहीं होगा, अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा रेल कर्मचारी, अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा। ये 3.1 थर्ड में है। उसके बाद हम देखेंगे 3.11 में क्या है। तो 3.11 में है पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा। 3.11 में है पूर्ण रूप से कर्मचारी सत्यनिष्ठ रहेगा, ये इसमें है। तो ये सारे बता दिए हैं मैंने। यहाँ कर्तव्य के प्रति समर्पण पूछा था, तो कर्तव्य परायण रहेगा या कर्तव्य के प्रति समर्पण रहेगा, ये 3.12 में है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ हम ले लेंगे। उसके बाद हम 84 की बात करेंगे। अनबिकमिंग ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इज द वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट रूल 1966। जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है वो 1966 भी ध्यान रखिए, कई बार इसका ईयर पूछ लिया जाता है। इसमें टोटल 26 नियम है। यहाँ क्या पूछ रहा है? रेल कर्मचारी का अशिष्ट व्यवहार आचरण नियम 1966 का उल्लंघन है। तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि जो नियम 3.1 थर्ड है वो आपके अशोभनीय व्यवहार से यानी अशिष्ट व्यवहार से है, अशोभनीय व्यवहार या अशिष्ट व्यवहार से है। तो 3.1 का थर्ड आपके यहाँ ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इसमें आपका अशिष्ट व्यवहार या अशोभनीय व्यवहार आ जाएगा 3.1 का थर्ड। उसके अलावा हम 3.12 की बात करेंगे तो इसमें अशिष्ट व्यवहार आ जाएगा, यानी कि सॉरी अशिष्ट व्यवहार अशोभनीय व्यवहार या अशोभनीय व्यवहार अशिष्ट व्यवहार 3.1 थर्ड में आ जाएगा। उसके बाद 3.1 जो 2 है ये कर्तव्य परायण, यानी कि ये जो बोला था इसमें जो कर्तव्य के प्रति समर्पण 3.12 ये वाला आ जाएगा। और इसमें 3.1 में है, इसमें पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा, पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य के प्रति ड्यूटी के प्रति पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा। 3.1 का 1 है। तो मैंने यहाँ तीनों बता दिए। यहाँ अशिष्ट व्यवहार या अशोभनीय व्यवहार से पूछा गया था, तो यहाँ पे 3.1 थर्ड यानी ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करेंगे संतानम समिति का संबंध किससे है। देखिए संतानम जो समिति है वो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 से है, 1966 से है, यानी कंडक्ट रूल आचरण नियम से इसका समिति का संबंध है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये जो 86 है बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी 1966 यानी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल से है। नियम 3C आचार संहिता नियमावली किससे संबंधित है। तो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ जो 1966 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है उसका जो 3C है वो सेक्सुअल हरासमेंट रेलवे फीमेल एम्प्लॉई एट वर्क पैलेस यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो ये बी ऑप्शन जो आप है सेक्सुअल हरासमेंट टू वुमेन एट वर्क पैलेस, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है आपका 1966 का 3C। इसमें 3 होते हैं, 3A, 3B और 3C। 3C है जो आप बता ही दिया मैंने आपको, सेक्सुअल हरासमेंट टू वुमेन एट वर्क पैलेस। और इसमें जो 3B है, 3B जो सरकारी नीतियों के अनुपालन से संबंधित है। और 3A है वो तत्परता एवं शिष्टाचार से है। तो चलिए इसके बाद हम 87 की बात करेंगे, यहाँ बी आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद 87 की बात करेंगे। 87 क्या बोल रहा है? अंडर विच रूल्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेंशन अंडर कंडक्ट रूल्स। चल एवं अचल संपत्ति का उल्लेख आचरण नियम के उपनियम के अंतर्गत आता है। तो देखिए चल एवं अचल संपत्ति के लिए 18 आता है, चल एवं अचल संपत्ति के लिए 18 आता है। और 18A है
वो आपके विदेश में अचल संपत्ति के लिए आता है। विदेश में अचल संपत्ति का सौदा नहीं करेगा। ये उसके लिए जो परमिशन की सीमा है वो 60 दिन की है। परमिशन की सीमा है, विदेशों में यदि अचल संपत्ति खरीदना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और उसकी समय सीमा है जो 60 दिन है। ये 18A में आता है। 18 में क्या है? 18 में चल एवं अचल संपत्ति के उल्लेख से संबंधित है 18। 15 क्या है? 15 निजी व्यापार एवं नौकरी से संबंधित है। 13 क्या है? 13 उपहार से संबंधित है। 13 क्या है? उपहार से संबंधित है। उपहार में भी एक फिक्स वो किया गया है, जिसको अपन बोलते हैं फिक्स, एक क्राइटेरिया है जो अपने सगे संबंधी मित्रों, रेलवे जो सगे संबंधी मित्र हैं इनसे ले सकता है, लेकिन वो शर्त यह है कि उनका संबंध रेलवे से नहीं हो। उसमें ऑफिसर जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए ऑफिसर है वो 25,000 उसकी सीमा है, और जो ग्रुप बी ऑफिसर है उसकी 15,000 की सीमा है, और जो सी क्लास का कर्मचारी है उसके लिए 7,500 है, यानी 7,500 रुपए है। तो ये राशियां यहाँ लिमिट दे रखी है, तो ध्यान रखें। यहाँ क्या पूछा था? यहाँ चल एवं अचल, और 13 उपहार से, तो 13A भी इसमें सोच लीजिए। 13A क्या है? 13A है वो दहेज से संबंधित है। 13A है जो आपके दहेज से संबंधित है। 13A दहेज से संबंधित है। एक जो फेमस है, यानी सरकारी कर्मचारी जो रेलवे कर्मचारी है, न तो दहेज देगा और न दहेज लेगा। और एक जो फेमस है वो 15A है। यहाँ इसमें क्या है? क्वार्टरों के सब लेटिंग से संबंधित है, जैसे क्वार्टरों का दुरुपयोग करना, क्वार्टर किराए पे देना, क्वार्टर खाली नहीं करना, क्वार्टर पे दारू पीना, क्वार्टर पे दारू अनैतिक कार्य करना, या क्वार्टर पे भेड़ बकरियां रखना, गाय भैंस रखना, यानी क्वार्टर का दुरुपयोग करना। ये इसमें 15A में आता है। आंसर क्या लेंगे यहाँ? चलिए अचल संपत्ति का उल्लेख। चलिए अचल संपत्ति का उल्लेख यहाँ अपन जो आंसर लेंगे वो लेंगे 18। 18A है वो अचल विदेशों में अचल संपत्ति से खरीदने से है, तो यहाँ ऑप्शन सी ले लेंगे, सी आंसर ले लेंगे। उसके बाद 80 की बात करेंगे। बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है, हर परीक्षा में टपकता रहता है, इसमें भी टपक गया है। SF7 की बात कर रहा है। जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF7 का प्रयोग किया जाता है। SF7 का प्रयोग किया जाता है स्टैंडर्ड फॉरम। यहाँ SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ये SF5 है ये मेजर पेनल्टी की चार्जशीट है, और SF11 है ये माइनर पेनल्टी की चार्जशीट है। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF7, ऑप्शन ए है आपका यहाँ राइट हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट हो चुका है, हर परीक्षा में टपक रहा है, इसमें भी टपक गया है। अपील के लिए 45 डेज, रट्टा मार लीजिए। अपील के लिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 से ये लागू है, प्रभावी है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल, जिसको आप डर बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? डर, डर भी बोलते हैं इसको। और डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कर्मचारियों में डर पैदा करता है। तो यहाँ इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, 1 अक्टूबर 1968। इसमें टोटल भाग 7 हैं। इसमें कितने भाग हैं? 7 भाग हैं, और इन 7 भागों में टोटल 31 नियम हैं। टोटल 31 नियम हैं। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है। सर्विस कंडक्ट रूल जो 1966 है उसमें कितने नियम है? उसमें 26 नियम है। ये भी यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ अपील के लिए समय सीमा पूछी थी, तो अपील के लिए 45 डेज है। शायद ही अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो अब तक आपको रट गया होगा, तो ये ऑप्शन जो बी है ये ले लेंगे। उसके बाद हम 90 की बात करेंगे। फॉर क्लेम ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। निर्वाह भत्ते के दावे के लिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत किस स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है? देखिए, निर्वाह भत्तों के लिए SF3 का उपयोग किया जाता है। निर्वाह भत्तों के लिए SF3 का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म SF3 होता है, इस पे सिग्नेचर किसके होते हैं? इसमें सिग्नेचर सस्पेंडेड एम्प्लॉय के ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि निर्वाह भत्तों की जरूरत उन्हीं को पड़ती है। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म 3। ये 2 किसके लिए है? SF2 ये डीम्ड सस्पेंशन के लिए है, माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन। SF5 क्या है? SF5 मेजर पेनल्टी की चार्जशीट है। तो ये SF पे जो सस्पेंड हो जाता है एम्प्लॉय, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म SF3 का यूज किया जाता है। ये यहाँ ध्यान रखें। और निलंबन से बहाली के लिए, जब निलंबित हो जाता है तो निलंबन से वापस ड्यूटी पर बहाल करते हैं, तो उसके लिए SF4 का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? SF4 का प्रयोग किया जाता है। निलंबन की स्थिति में कर्मचारी को 50% भत्ते दिए जाते हैं। 50% भत्ते दिए जाते हैं। यदि कमेटी या प्रशासन को लगता है कि भत्तों की संख्या और बढ़ाई जाए, तो 3 महीने में यदि कार्रवाई पूरी नहीं होती है और उसका निलंबन 3 महीने से ज्यादा रहता है,
इसको अधिकतम 6 महीने तक रखा जा सकता है। तो 3 महीने से ऊपर होते इसमें 25% की बढ़ोतरी और की जा सकती है, यानी मैक्सिमम 75% तक निर्वाह भत्ते दिए जा सकते हैं। यदि प्रशासन या कमेटी को तो लगता है तो इसमें 25% की कमी भी की जा सकती है। कमी का मतलब इसको 25% पे भी लाया जा सकता है। तो यहाँ पे कहानी क्या थी, यहाँ पे कहानी ये थी कि निर्वाह भत्ते के दावे के लिए डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का प्रयोग किया जाता है। तो 3 ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 91 है, एनहांसमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस एट द रेट परसेंटेज इफ सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंड बियॉन्ड 90 डेज। देखिए, यदि निलंबन की अवधि 90 दिन हो, 90 दिनों का मतलब 3 मंथ, 90 दिनों का मतलब 3 मंथ होता है, और इसको मैक्सिमम, वैसे तो 3 महीने के अंदर निलंबन की कार्रवाई 3 महीने के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए। यदि 3 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है तो इसको मैक्सिमम 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने से ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम 6 मंथ होता है। 90 दिनों से अधिक बढ़ा दी जाती है तो निर्वाह भत्ते में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। मैंने ऊपर के प्रश्न में एक्सप्लेन किया कि निर्वाह भत्ते 50% दिए जाते हैं, लेकिन अगर निलंबन अवधि 3 महीने से ऊपर बढ़ाई जाती है, मैक्सिमम इसको 6 महीने तक किया जा सकता है। अगर 3 महीने से ऊपर होती है तो ये 25% निर्वाह भत्तों की बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो ये मैक्सिमम आपको 75% मिल जाते हैं। लेकिन कमेटी या प्रशासन को लगता है तो वो आपका कम भी कर सकती है। कम का मतलब 25, यानी कि 25 कम कर देगी तो आपको 25% पे भी ला सकती है। ये भी यहाँ ध्यान रखें, दोनों ही चीज यहाँ है। उसके बाद प्रश्न नंबर है प्रश्न 92, BOR देई है। तो ये BOR देई है, ये किसके लिए है? ये रनिंग स्टाफ के लिए है। जो BOR देई है, वोरा इज पेबल टू, तो ये रनिंग स्टाफ के लिए है, ये रनिंग स्टाफ के लिए। ऑप्शन जो बी है यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। 93 है, व्हाट लेवल ऑफिसर्स विल बी द सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर प्रमोशन कोटा फॉर क्लर्क इन लेवल 2। लेवल 2 जो क्लर्क के लिए पदोन्नति कोटा है लेवल 2 में, लेवल 2 की बेसिक होती है 19,900 रुपए। लेवल 2 की जो बेसिक होती है 19,900 रुपए होती है। उसमें पदोन्नति कोटा है तो चयन समिति किस स्तर के अधिकारी का गठन करेगी? तो उसमें सीनियर स्केल के अधिकारी का, सीनियर स्केल करेगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। उसके बाद 94 है, व्हाट अप्रेजल आर मेड बाय सुपीरियर्स सबोर्डिनेट्स एंड क्लाइंट्स इज कॉल्ड। वरिष्ठों, सहकर्मियों, अधीनस्थों और ग्राहकों द्वारा किए गए मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? तो 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है। 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है। ये ऑप्शन ए में ही आपके दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए है जो यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद 95 है, मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प टू इम्प्रूव द, यानी मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये जो होता है इसके लिए प्रोडक्टिविटी आता है, यानी उत्पादकता आता है। प्रोडक्टिविटी जैसे आप पीएलबी बोनस में पढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, वैसे ये प्रोडक्टिविटी है, यानी उत्पादकता को सुधार यानी बेहतर बनाने में मदद करता है। तो यहाँ प्रोडक्टिविटी आता है। ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। 96 है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिकेटेड्स। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिकेटेड्स यानी मानव संसाधन सूचना प्रणाली का क्या मतलब है? मुख्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित प्रणालियों में एकीकृत और प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन प्रणाली में सहयोग करना, मुख्य प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन प्रणाली में नियोजित करना। तो यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ तीनों सही है। तो तीनों सही है इनमें से सभी, तो यहाँ डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 97 की बात करेंगे। 97 बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसा है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्यूट बिफोर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखिए यहाँ सबसे पहले तो केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद से संबंधित आवेदन करने की अवधि क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो सबसे पहले तो कैट की फुल फॉर्म आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो कैट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। और कैट जो आया था वो 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। कैट की 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में पूरे देश में 19 पीठ हैं। वर्तमान में टोटल 19 पीठ हैं। इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। इसके जो प्रशासनिक सदस्य होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, और इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। इसमें जो आप निवेदन करते हैं किसी कैट में, जो आप जाते हैं
यानी कि जो मैट्रिक इसकी प्रारंभिक फीस है वो 50 रुपये रखी गई थी कैट की। और कैट इसलिए बनाया गया था कि ये जो भारत और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं जिनके प्रशासन से मुद्दे हैं, विवाद हैं, अगर प्रशासन उनका हल नहीं करता है तो विवाद की तारीख से 1 साल तक आप कैट में जा सकते हैं, किसी भी मुद्दे को, किसी भी विवाद को लेकर के। यदि आप प्रशासन आपकी समस्या सोल्व नहीं कर रहा हो, चाहे वो सीनियरिटी का हो, चाहे वो प्रमोशन का हो, चाहे वो वेतन का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, यदि प्रशासन आपकी नहीं सुनता है तो जब से आपका वो मैटर हुआ है उससे 1 साल तक आप कैट में जा सकते हैं। उसके लिए 1 साल का टाइम है, 1 वर्ष। तो ये ऑप्शन जो सी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 98 की, कैट में प्रशासनिक सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। यहाँ प्रशासनिक सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु पूछा है जो कि 62 वर्ष है। और ये जो 65 वर्ष है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए है। ये जो 65 वर्ष है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए है। और जो नॉर्मल कर्मचारी होते हैं, जो साधारण कर्मचारी होते हैं, वो 60 की आयु पर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इसके जो प्रशासनिक सदस्य हैं वो 62 वर्ष की आयु पर रिटायर होते हैं, और इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो 65 वर्ष की आयु पर रिटायर होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा था, यहाँ प्रशासनिक सदस्य पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी ले लेंगे। इसलिए क्या लेंगे, ऑप्शन बी लेंगे। उसके बाद 99 है, 99 का उत्तर आप बताएंगे। 99 का जो प्रश्न है उसका उत्तर आप कमेंट्स में देंगे। मैं नहीं बता रहा हूँ इसका उत्तर, आप दोगे कमेंट्स में। हाँ चलो उत्तर मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका कौन स्वीकृत करता है उसका सक्षम पदाधिकारी का नाम आपको बताना है कमेंट्स में। हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सेक्शन TA बियॉन्ड 60 डेज, यानी 60 दिनों से अधिक के लिए यात्रा भत्ता, ट्रेवल अलाउंस यानी यात्रा भत्ता स्वीकृत करने तो सक्षम पदाधिकारी कौन है। तो यहाँ पे जो दे रखा ऑप्शन DRM, ब्रांच ऑफिसर, ADRM, नेम ऑफ द अबोव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर तो जो बनता है वो इनमें से कोई नहीं बनता है, तो यहाँ डी आंसर ले लेंगे। लेकिन इसका सक्षम पदाधिकारी कौन है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कॉमेंट्स में आप इसे बताएं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करें यदि वीडियो को देख रहे हैं तो। उसके बाद 100 है, योजना शीर्ष 51 किससे संबंधित है। देखिए 51 है ये आपके रेलवे क्वार्टर और कर्मचारी कल्याण से संबंधित है। कर्मचारी कल्याण और रेलवे क्वार्टर से संबंधित है। ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो 53 है वो पैसेंजर अम्यूनिटीज से है। 53 किससे है, पैसेंजर अम्यूनिटीज से है। और जो 65 है वो HRD और ट्रेनिंग से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, HRD और ट्रेनिंग से संबंधित है। HRD और ट्रेनिंग से संबंधित है। उसके अलावा जो 21 है वो रोलिंग स्टॉक से है। 31 है वो ट्रैक रेनेवाल से है। तो ये मुख्य मैंने आपको बता दिए जो पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 51 का था कर्मचारी कल्याण और रेलवे क्वार्टर का, तो जो ये ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 है कर्मचारी कल्याण और रेलवे क्वार्टर से है। प्रश्न संख्या 1 है, अब ये राजभाषा के प्रश्न शुरू हो गए हैं साथियों। When was resolution of official language passed by parliament? संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो ये 18 जनवरी 1968 को किया गया था। 18 जनवरी 1968 को किया था। राजभाषा संकल्प, जो राजभाषा संकल्प था वो भी 1968 है। और राजभाषा पर प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो राजभाषा पर जो प्रस्ताव था वो 18 जनवरी 1968 को पारित किया गया। राजभाषा संकल्पी, जो राजभाषा संकल्प है वो भी 1968 को पारित किया गया। तो ये जो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ, ए सही हो जाएगा। When was official language rule passed? राजभाषा नियम कब पारित किए गए। देखिए राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित किए गए थे। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित किए गए थे। इसमें टोटल 12 नियम है और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। यह है राजभाषा जो नियम है तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। और ये अब तक 3 बार संशोधित हो गया है। पहली बार ये 1987, दूसरी बार ये 2007 और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हो चुका है। तो यहाँ क्या पूछा था, राजभाषा नियम कब पारित किए गए, तो राजभाषा नियम 1976 में पारित किए गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, इन विच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संताली वर एडेड टू द 8th शेड्यूल लेटर। देखिए मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये 2003 में जोड़ा गया था। 2003 में जोड़ा गया था और ये 92वां संविधान संशोधन था। 92वां संविधान संशोधन था जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, जिसको अपन बोर्ड मास की ट्रिक से याद रख सकते हैं, बोर्ड मास की
ट्रिक से याद रख सकते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 4 भाषाओं को 2003 में अधिनियमित किया गया था 92वां संविधान के तहत। बाकी ये लागू 2004 से हुआ था। लागू क्या हुआ था? 2004 से हुआ था, लेकिन जो अधिनियमित किया गया था वो 2003 में किया गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें जो चलिए इतना ही बता देते हैं, 1992 में है वो आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं 1992 में जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं आपके 1992 में जोड़ी गई थी। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ आरटी अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये 2003 जो दे रखा है, ये सी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 104, व्हेन डिड द सेक्शन 33 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट? राजभाषा अधिनियम की धारा 33 कब लागू हुई? तो राजभाषा अधिनियम की धारा 26 जनवरी 1965 से लागू हुई है। ये राजभाषा अधिनियम है, ये आपके 10 मई 1963 में बना था और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 में ये संशोधित हुआ था। और इसकी जो धारा 33 है, इसकी धारा जो 33 है वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी है। जो ये धारा 33 में है, इसमें 14 दस्तावेज आते हैं, इनमें 14 दस्तावेज आते हैं जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा था? यहाँ पूछा था राजभाषा अधिनियम की धारा 33 कब लागू हुई? तो 26 जनवरी 1965 को लागू हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन अपन सी ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 105, इनटू हाउ मेनी रीजन्स इंडियन स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स? आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गित किया गया है? तो इसमें क, ख, ग या ABC 3 क्षेत्रों में वर्गित किया गया है। या तो आप इसको ABC भी बोल सकते हैं और ख और ग भी बोल सकते हैं। क में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश 11 आते हैं और ख में 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र 6 आते हैं। तो 11 और 6 17 ए और बी में आ जाते हैं, बाकी बचे जो सारे ग में या सी में हो जाते हैं। तो यहाँ 3 बोलेंगे क ख ग, तो यहाँ ऑप्शन ए आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 106 की व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो ये राजभाषा अधिनियम 1963 है, ये 10 मई 1963 को पारित किया गया था और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हो गया था। इसकी धारा जो 33 है, इसकी जो धारा 33 है वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी है। ये मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया था। धारा 33 के अंतर्गत टोटल 14 दस्तावेज आते हैं और 14 दस्तावेज हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होने चाहिए, दोनों भाषाओं में होते हैं, 14 दस्तावेज आते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, आंसर क्या लेंगे? 10 मई 1963। उसके बाद 107 है व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अमेंडेड? राजभाषा नियमों में संशोधन कब किया गया? देखिए राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को बने थे और इसमें टोटल 12 नियम हैं और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। ये 3 बार संशोधित हो गए, 1987, 2007 और 2011, 3 बार संशोधित हो गए। तो यहाँ जो राजभाषा नियमों में संशोधन कब किया गया? तो यहाँ 1987 दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1977 गलत है, 1967 गलत है, तो 1987 दे रखा है, तो यही अपना सी आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 108 व्हेन हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और आपका विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी आंसर अपन ले लेंगे यहाँ 14 सितंबर। हिंदी दिवस को 1953 से मनाते आ रहे हैं और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस को 2006 से मनाते आ रहे हैं रेगुलर। चलिए 109 है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड फॉल अंडर विच रीजन? आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, नई दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, ये 2 संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कै में आते हैं। तो ये दोनों दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों कै में आते हैं। तो यहाँ कै का मतलब ए ले लेंगे, ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ राइट हो जाएगा।
उसके बाद 110 की बात करेंगे। 110 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की आधिकारिक भाषा के संबंध में प्रावधान है। तो देखिए ये जो 343 है ये संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये आर्टिकल 343 में आते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के आधिकारिक भाषा के संबंध में प्रावधान है। तो राज्यों की आधिकारिक भाषा के संबंध में जो प्रावधान है वो 345 में है। 350 में याचना की भाषा है और 351 में हिंदी का प्रचार प्रसार विकास बढ़ावा, यानी हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी के विकास को बढ़ावा देना, ये 351 में है। ये टोटल 9 अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक, ये 9 अनुच्छेद हैं जो कि हिंदी भाषा से संबंधित हैं, जो कि हिंदी अपनी राजभाषा हिंदी से संबंधित है। 9 आर्टिकल हैं और ये भाग 17 में आते हैं। ये किस में आते हैं? भाग 17 में आते हैं। तो यहाँ आंसर क्या ले लेंगे? यहाँ आंसर 345 लेंगे, ऑप्शन बी ले लेंगे यहाँ। तो चलिए साथियों, ये था आपका पेपर जो सोल्व कर दिया हमने वेलफेयर इंस्पेक्टर का। बहुत ही अच्छा पेपर था। हम फिर मिलेंगे एक नए पेपर में, एक नए वीडियो में, एक नए सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक क्या कह दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं 8003826408 पर आप कभी भी 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए या जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स, पेपर्स, टॉपिक वाइज नोट्स या जो भी आप हमारे पास सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, OS, CSWI, वेलफेयर इंस्पेक्टर, APO, इनके लिए आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।